हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अर्नब जो लगातार संजना को टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहे थे, वो संजना के शरीर पर इतने घाव के निशान बना दिए थे जिसे छुपाना भी संजना के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो उसके शरीर पर इस तरह घाव बना देते हैं ताकि दुनिया वालों के सामने यही समझ आए कि संजना को किसी ने यूज़ करके छोड़ दिया है। वो ऐसा क्यों कर रहे थे ये सिर्फ उनका दिमाग ही जानता था, और इस बारे में संजना जरा भी वाकिफ नहीं थी। वो उसे अपनी गोद में उठा करके गाड़ी में बैठाते हैं और गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। संजना जो खुद को लगातार अपने दुपट्टे से छुपाए जा रही थी और उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों के आंसू जो लगातार उसके गालों पर गिरते जा रहे थे। अर्नब जो गाड़ी ड्राइव करते हुए ही संजना की तरफ देखते हुए सोचते हैं, आई नो कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, मगर ये तो अभी शुरुआत है। अभी आने वाले टाइम में तुम्हारा दिल टुकड़ों में बिखरने वाला है संजना, लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं रहूंगा तुम्हें संभालने के लिए। और वह गाड़ी ड्राइव करते हुए संजना को बोतल का पानी देते हुए कहते हैं, पानी पी लो, तुम्हारा गला सूख रहा है। संजना जो अर्नब के हाथ से बोतल तुरंत ही ले लेती है, मगर एक बार भी उसने ना तो अर्नब से कुछ कहा था और ना ही वो अर्नब की तरफ एक बार भी देखना चाह रही थी। उसे अपने बगल में बैठे शख्स से नफरत हो रही थी। संजना के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही थी कि वो अपनी मॉम से मिलने जा रही थी और साथ ही अपने भाई से, और उसे पूरा विश्वास था कि भले ही समाज कुछ भी कहे मगर उसकी मॉम उसके सपोर्ट में खड़ी रहेंगी और शादी जैसे घटिया चीज़ के लिए उसे ज़रा भी फोर्स नहीं करेंगी। वो अपनी बेटी को अच्छे से जानती हैं और उन्हें अच्छे से पता है कि उनकी बेटी कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती, और चाहे दुनिया उसके साथ किसी भी तरह रिएक्ट करे, उसकी माँ उसके दिल की तकलीफ़ को ज़रूर समझेंगी। और इसी भरोसे से वो अर्नब के साथ चुपचाप बैठकर अपनी मॉम की तरफ निकल जाती है। लगभग थोड़ी देर में ही अर्नब जो गाड़ी रोकते हुए कहते हैं, यहाँ से सामने वो जो बिल्डिंग दिख रहा है उसका 5th फ्लोर है, जहाँ पर तुम्हारे मॉम और तुम्हारे भाई शिफ्ट हुए हैं। तुम वहाँ तक अकेले जाओगी, उसके बाद मैं आऊँगा और जा कर के वही सब कहोगे जो मैंने तुमसे बोलने को कहा था। संजना जो एक बार अर्नब को नफरत भरी निगाहों से देखती है और वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी अर्नब उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, और अगर तुम कुछ नहीं भी कहते हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी हालत देख करके वैसे ही बहुत सारे लोग अजीब अजीब सी बातें करना शुरू कर देंगे। संजना जो गाड़ी से निकलते हुए अर्नब को देख कर कहती है, आप बहुत घटिया इंसान हैं। मैं आपको बता देती हूँ, आप जैसे घटिया इंसान के साथ मैं कभी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। अर्नब जो बहुत ही कामली कहते हैं, देखते हैं। संजना जो अपने भारी से लहंगे को उठा करके बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके चलना शुरू कर देती है। वही वो जैसे ही मोहल्ले में पहुंचती है, आसपास के सारे लोग उसको देख करके अजीब अजीब से गॉसिपिंग करना शुरू कर देते हैं। संजना जो उन सब को अवॉइड करते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ जाना शुरू कर देती है। वहीं जैसे ही वो अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंची थी, 2 गार्ड जो उसे रोकते हुए कहते हैं, कौन है आप, और इस तरह से हम किसी लड़की को अंदर नहीं जाने दे सकते। वहीं एक गार्ड जो संजना से कहता है, मैडम यहाँ पर बहुत ही हाई क्लासिक लोग रहते हैं और साथ ही वो बहुत ही इज्जतदार लोग हैं, आप इस अपार्टमेंट के अंदर नहीं जा सकती। संजना जो अपनी कांपते हुए आवाज़ से मैं कहती है, मैं यहाँ पर जो सविता जी नाम की रहती है ना औरत, मैं उनकी बेटी हूँ, आप लोग मुझे गलत मत समझिए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। वहीं एक गार्ड जो कहता है, सविता जी की बात कर रही हैं, जिनका बेटा समर है और वो अर्नब जी के परिचय में है। संजना जैसे ही अर्नब का नाम सुनती है, वो अपनी मुट्ठी को कस के भीन लेती है और अपने दांत को पीसते हुए कहती है, जी हाँ, वही अर्नब राज सिंघानिया, मैं सविता जी की बेटी हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप उन्हें बुलाकर पूछ लीजिए। वहीं एक गार्ड जो संजना के हाथ को जोर से पकड़ करके उसको कैमरे के सामने लाते हुए खड़ा करते हुए कहता है, यहीं खड़ी रहो, जब तक सविता जी से हम बात कर रहे हैं यहीं खड़ी रहना। और ये बोल करके वो सविता जी के अपार्टमेंट के
और ये बोलते हुए वो थोड़ा दूर जा करके सविता जी को कॉल लगा देता है। संजना की इतनी इंसल्ट तो अपार्टमेंट के बाहर ही हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि अंदर जाकर उसका क्या हाल होने वाला है। वहीं लगभग 5 मिनट में संजना के सामने वो बॉडीगार्ड आते हुए कहता है, जी सविता जी ने बताया है कि आप उनकी ही बेटी हैं, जा सकती हैं आप। और ये बोलते हुए वो दोनों गार्ड जो संजना को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगते हैं। संजना जो खुद को दुपट्टे से ढकते हुए अंदर की तरफ आ जाती है। वो जैसे ही अंदर की तरफ आई थी, आसपास के सभी लोगों की नज़र संजना पर गड़ जाती है और सबकी आंखों में अजीबोगरीब सवाल थे। कुछ लोग तो गॉसिप करते हुए कहते हैं, कहाँ से आई ये लड़की और कैसी बेशरम है, इस हालत में कौन आता है, पति ने छोड़ दिया लगता है वो भी। कुछ लोग तो उसके पीछे पीछे ही आने लगते हैं। संजना जो काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है, वो जल्दी से जा करके लिफ्ट में घुस जाती है। वो लिफ्ट के अंदर गई ही थी कि तभी 2-3 औरतें भी उसके साथ ही लिफ्ट में चढ़ जाती हैं। लिफ्ट के अंदर पूरी तरह से शीशा लगा हुआ था, जिसकी वजह से सब लोग संजना को ठीक से देख पा रहे थे और उसके शरीर को ध्यान से देखते हुए कहते हैं, बाप रे, बड़ी बेशरम है, ना जाने किसकी बेटी है। वहीं एक औरत जिसकी आंखों में संजना के लिए थोड़ी सी सिंपैथी थी, वो कहती है, जो भी है बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ है भाई, इतनी सुंदर लड़की, उसके साथ न जाने किस दरिंदे ने ऐसा किया होगा और क्या मजबूरी होगी बेचारी की जो इस हालत में यहाँ पर आ गई। अपने लिए इस तरह की अनाप शनाप बातें सुन करके संजना की आंखें तुरंत ही भर आती हैं और वो झटके से 5th फ्लोर पर आते ही लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। वो सारी डोर के सामने जाते हुए नेम प्लेट चेक करने लगती है कि तभी उसे दिखता है सविता शर्मा। जैसे ही वो रूम के बाहर आकर नॉक करना शुरू करती है, वो देखती है कि 4 से 5 लोग तो ऑलरेडी उसे घेर कर ही खड़े हो गए हैं और वो सारे के सारे औरतें ही थीं। संजना जो और ज़्यादा पैनिक करते हुए दरवाज़ा थपथपाने लगती है। वहीं सविता जी ने खुशी के मारे प्रशांत जी को ऑलरेडी बता दिया था कि संजना घर आ चुकी है और वो तुरंत ही आकर के दरवाज़ा खोल करके संजना के सामने आरती की थाल लेकर खड़ी हो जाती हैं। वो भगवान में बहुत ही विश्वास रखती थी, जिसकी वजह से वो सोचती हैं कि भगवान का कितना शुक्रिया अदा है कि उनकी बेटी वापस आ गई है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोल करके उसके सामने आरती की थाल ले आकर के घुमाने ही जाती हैं कि तभी उसकी हालत देख करके उनके हाथ से वो थाल नीचे गिर जाती है और वो खुद को संभाल ही नहीं पाती और कम से कम 4 से 5 कदम पीछे जा करके एकदम से डिसबैलेंस हो जाती हैं कि तभी संजना जो दौड़कर उनको संभालते हुए अंदर आते हुए कहती है, माँ आप ठीक हैं। वहीं 4 से 5 औरतें जो संजना के पीछे पीछे आई थीं, वो भी सविता जी को आकर के संभालने लगती हैं और उन्हें आराम से ले जा करके काउच पर बैठाते हुए कहती हैं, हाँ आप ठीक है ना मैडम, सविता जी। सविता जी तो एकदम से बेहोश ही हो गई थी अपनी बच्ची को इस हालत में देख करके। थोड़ी देर में जब वो होश में आती हैं तो वो संजना को देखकर एकदम से हैरान रह जाती हैं और रोते हुए संजना को गले लगाते हुए कहती हैं, मेरी बच्ची के साथ ये सब किसने किया, क्या हो गया बेटा, कहाँ थी तुम इतने दिनों तक। वहीं संजना कुछ कह पाती कि तभी वहाँ खड़ी औरतें जो कहती हैं, अरे तुम ऐसी बच्ची के लिए रो रही हो, देखो अपनी क्या हालत करके आई है और न जाने कितने दिनों से बाहर है। वहीं दूसरी औरत जो कहती है, वैसे कुछ भी कहो, चीप क्लास लोग तो चीप क्लास ही रह जाते हैं, सोसाइटी बदलने से किसी का क्लास नहीं बदलता। वो औरत जो सविता जी को ही ये सुना रही थी, उसे पता था कि सविता जी कैसे जगह से बिलोंग करती हैं और वो तो अर्नव जी की वजह से उन्हें यह जगह मिली थी। तीसरी औरत तो ये तक कह देती है, शायद अपने क्लास को ही बदलने के लिए अपनी बेटी को भेज दिया होगा और ये बोल करके वो हंसने लगती हैं। ये बात सुन करके वहाँ पर खड़ी बाकी औरतें भी हंसना शुरू की थी कि तभी पीछे से प्रशांत जी और सरला जी अंदर आते हैं। संजना जो अपनी माँ के कदमों के पास ही नीचे बैठी हुई थी। प्रशांत जी जो आते ही संजना के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा आप ठीक तो हैं। संजना की आंखें तो ऑलरेडी सारी बातें सुन करके नम हो आई थी
और वो ज़ोर ज़ोर से रो ही रही थी कि तभी प्रशांत जी की आवाज़ सुन करके वो खुद को जल्दी से अपने दुपट्टे से कवर करते हुए धीरे से कहती है, हाँ जी अंकल, मैं ठीक हूँ। उसे ये नहीं पता था कि प्रशांत जी और सरला जी भी यहाँ पर आ रही हैं कि तभी सरला जी जो पूरा मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहती हैं, तो आ गई तुम 3 रात कहीं और बाहर बिता करके। और ये बोल करके उनके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। प्रशांत जी जो कहते हैं, सरला जी किस तरह की बकवास कर रही हैं, लड़की बाहर से आई है, कम से कम थोड़ा तो सोचिए। सरला जी जो कहती हैं, अरे हम क्यों सोचे, सोचना तो इसको चाहिए था, करमजली लड़की है ये एकदम। और सविता, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने इस लड़की को अपने चौखट के अंदर जगह दे दी ना, तो ये पूरी सोसाइटी तुम्हें बाहर कर देगी। और हाँ, कोई पूछेगा भी नहीं तुम्हें, और सब के सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे पर थू थू करेंगे। ऐसी लड़कियों को बाहर ही रहने दो, जो एक बार चौखट के बाहर निकल गईं और इस तरह से अपना इस्तेमाल करा के आ गईं, उन्हें बाहर ही रहने दो। मुझे तो पहले से इसकी नीयत ठीक नहीं लगती थी। पहले अर्नव के पीछे पड़ी थी और अब पता नहीं कहां से मुंह काला करा कर आ गई। संजना को अब और ये सब सुना नहीं जा रहा था। इन सारी बातों का उसे पहले से अंदाजा था कि लोग इसी तरह से उसके बारे में बात करेंगे, मगर हैरानी तो सिर्फ उसे इस बात की थी कि उसकी माँ भी उसको सपोर्ट ना करते हुए सबकी बातें ध्यान से सुन रही हैं। संजना जो अपनी माँ के घुटने पर अपना सिर रखते हुए रोते हुए कहती है, माँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो माँ, मुझे अपने आप से दूर मत करना, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। वहीं प्रशांत जी भी अर्नव को कॉल करके सारी डिटेल्स बता देते हैं कि संजना घर वापस आ चुकी है, वो भी आकर के संजना से मिल लें। अर्नव तो बस इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। अर्नव की गाड़ी जो अभी वही चौराहे पर खड़ी थी कि तभी रुद्र जो ठीक अर्नव की गाड़ी के सामने आते हुए उस गाड़ी को रोकने के लिए कहता है और अर्नव के विंडो के ग्लास पर नॉक करते हुए उसे डाउन करने के लिए कहता है। अर्नव जो रुद्र को देख करके विंडो के ग्लास को डाउन करते हुए उसे कहते हैं, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? रुद्र जो कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो कंस्ट्रक्शन साइट पर आया था, अपने काम चेक करना था इसीलिए। वैसे तुम्हारा क्या चल रहा है? अर्नव जो कहते हैं, मुझे भी किसी काम से जाना है। रुद्र जो तुरंत ही दूसरी तरफ आकर के गाड़ी खोल करके अंदर बैठते हुए कहता है, चलो मैं भी चलता हूँ। अर्नव जो कहते हैं, तुम कहाँ जाओगे? रुद्र जो कहता है, अरे इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? और वैसे भी मैं भी काफ़ी थक गया हूँ काम करते करते, तुम्हें जहाँ जाना है तुम चलो, बस थोड़ा देर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। और ये बोलते हुए वो जोर से अंगड़ाई लेने लगता है। अर्नव जो गुस्से में कहते हैं, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ रुद्र, नीचे उतरो। रुद्र जो कहता है, मैं नहीं उतर रहा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वैसे भी दिमाग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, तुम साथ में रहोगे तो अच्छा रहेगा। और तुम्हें कहाँ जाना है? ऑफिस ही जाना होगा ना, चलो मैं भी चलता हूँ। रुद्र की बात सुन करके अर्नव को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो इस वक्त संजना के पास जाना था और भला रुद्र वहां जाकर के क्या करता। अर्नव जो एक और बार रुद्र को डांट लगाते हुए कहते हैं, आई सेड गेट आउट ऑफ माई कार रुद्र। रुद्र जो अर्नव से कहता है, तुम्हें लगता है कि मैंने एक बार बोल दिया कि मैं कार में रहूंगा तो उसके बाद मैं उतरने वाला हूँ? अगर ज़्यादा मन करे तो गोद में उठा करके मुझे बाहर कर दो, वरना मैं बहुत ही आलसी प्राणी हूँ। और ये बोल करके वो सीट पर आराम से लीन हो जाता है। अर्नव जो अपने स्टीयरिंग पर मारते हुए कहते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो रुद्र। रुद्र जो मुस्कुराते हुए अर्नव को देखते हुए कहता है, अगर जिद्दी नहीं होता तो तुम्हारा दोस्त कैसे होता? और इतना तो तुम्हें पता ही होगा मेरे बारे में, हूँ मैं जिद्दी यार। अब चलो जहाँ चलना है, मैं साथ में हूँ तुम्हारे, थोड़ा एंटरटेन करूंगा तुम्हें। और वैसे भी तुम्हारा भी दिमाग अकेले अकेले पगला ही गया होगा। अर्नव जब अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए गुस्से में गाड़ी ड्राइव करते हुए कहते हैं, मेक श्योर कि तुम मुझसे इस तरह की आलतू फालतू लैंग्वेज में बात मत किया करो, आई लिटरली डोंट लाइक इट। रुद्र जो अर्नव के बाजू पर थोड़ा मारते हुए कहता है, अरे यार लंदन के शहजादे मत बनो, ठीक है? इंडिया में हो, इंडियन की तरह रहो। और वैसे भी ये नॉर्मल लैंग्वेज है, पगलाना, बेवकूफ़ाना और बेवकूफ़ाना हरकतें, और लोग क्या बोलते हैं, तुम्हें कुछ पता है क्या एक्स्ट्रा?
अर्नव जो कहते हैं, फिलहाल तुम मुझे एक नंबर के स्टूपिड लग रहे हो, चुपचाप से बैठे रहो और बकवास तो बिल्कुल मत करना, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है। रुद्र जो हंसते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग कब ठीक रहता है। और ये बोल करके वो जैसे ही सामने पानी का बोतल देखता है, वो तुरंत ही उसे लेते हुए कहता है, थैंक गॉड, बहुत प्यास लगी थी। जैसे ही वो बोतल खोल करके अपने मुंह से लगाने वाला होता है कि झटके से अर्नव उस बोतल को अपने हाथ से लेते हुए कहते हैं, तुम ये पानी नहीं पी सकते। रुद्र जो पानी छीनते हुए कहता है, अरे यार, प्यासे को पानी तक नहीं पीने दे रहे हो, कैसे दरिंदे हो तुम, हाथ छोड़ो यार, मुझे प्यास लगी है। अर्नव ने तुरंत ही बोतल उसके हाथ से छीन लिया था। अर्नव जो कहते हैं, मैंने कहा ना तुम पानी नहीं पी सकते। रुद्र जो कहता है, अजीब हालत है, इस बोतल के साथ क्या लेना देना तुम्हें, पानी तो पी लेने दो यार मुझे। वही अर्नव को कुछ याद आता है, थोड़ी देर पहले संजना ने मुंह लगा करके उसी से पानी पिया था। अर्नव जो तुरंत ही उस बोतल को अपने मुंह से लगाते हैं और सारा पानी खत्म कर देते हैं। रुद्र जो अर्नव को इस तरह हरकतें करते देख कर कहता है, यार पानी से भी ऑब्सेशन है क्या तुम्हें, मतलब पानी भी नहीं पीने दे रहे हो। अर्नव जो कहते हैं, यह स्पेशल पानी था और ये सिर्फ मैं पी सकता हूं। तुम्हें पानी चाहिए, तुम जाकर के उतर के पानी पी लो। रुद्र जो कहता है, अच्छा तो तू चाहता है कि मैं नीचे उतरूं और तू गाड़ी लेकर के रफा दफा हो जाए ना, मैं नहीं जा रहा, मैं उतरूंगा ही नहीं, यहीं पर पड़ा रहूंगा, भले ही प्यास से मर जाऊं तो क्या हुआ। अर्नव जो थक हार के कहते हैं, उफ, पागल इंसान से पाला पड़ा है मेरा। रुद्र अपने बाल को सेट करते हुए कहता है, तुझ जैसे को और संभाल भी कौन पाएगा, मेरे जैसा पागल ही संभाल सकता है तुझे। वही अर्नव भी उसी अपार्टमेंट के सामने आकर के गाड़ी रोक देते हैं। रुद्र जो उस अपार्टमेंट को देखते हुए कहता है, ये तो तेरा ही वाला बिल्डिंग है ना, जो तूने पिछले 2 साल पहले ही तूने ये बनवाया था, लेकिन मानना पड़ेगा मॉडलिंग कमाल की है तूने। अगर तूने वो जो ऊपर का बिल्डिंग है ना, उसको थोड़ा और ज़्यादा गार्डनिंग देना चाहिए था, तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता नहीं। कलर की थीम तो परफेक्ट है और ग्राउंड वगैरह का भी एरिया सही है वैसे। और ये बोलते बोलते वो जैसे ही बगल की तरफ देखता है तो वो देखता है कि अर्नव जो ऑलरेडी सीट से उतर कर जा चुके हैं। जैसे ही रुद्र दरवाज़ा खोलने को होता है, वो देखता है कि अर्नव ने दरवाज़ा को लॉक कर दिया है। रुद्र जो बार बार दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर दरवाज़ा तो अर्नव ने ऑलरेडी लॉक कर दिया था और वो अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही वो दोनों बॉडीगार्ड अपना सर नीचे झुका लेते हैं। रुद्र जो लगातार खिड़कियों पर मारते हुए कहता है, अबे घुटन हो रही है मुझे, मर जाऊंगा मैं। मगर अर्नव को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपने कोट को उतारते हुए अपने स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हैं और अपने कोट को हाथ में लेते हुए अंदर की तरफ चले जाते हैं। वहीं अंदर का माहौल तो पूरी तरह से गर्म हो चुका था। संजना जो लगातार रोए जा रही थी, वहीं सारी औरतें मिल करके सविता जी को समझाए जा रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर इस लड़की को अंदर चौखट के अपने कदम ना रखने दे। वहीं एक औरत जो कहती है, ऐसी घटिया लड़की को तो कभी भी अपने घर के अंदर जगह नहीं देना चाहिए। कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, आपने कैसे मान लिया कि वो घटिया है? हो सकता हो किसी ने उसके साथ घटिया हरकत करने की कोशिश की हो, मगर उसका इंटेंशन बिल्कुल साफ हो। जैसे ही आवाज़ सबके कानों में पड़ती है, सब लोग पीछे मुड़ करके देखते हैं। सरला जी जो बिना पीछे मुड़े ही धीरे से कहती हैं, अर्नव ये यहाँ कहाँ से आ गया? और ये बोल कर कि वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, अर्नव जो अपने हाथ में कोट लिए अपने हाथ के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड के आराम से अंदर की तरफ आ रहे थे और वो बिना किसी को देखे तुरंत ही संजना के सामने आकर बैठ जाते हैं और संजना के सर को धीरे से सहलाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, और अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ भी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा उसके लिए, डोंट वरी, मैं आ गया हूं ना। सरला जी जो अपनी बेटे को इस तरह संजना को सपोर्ट करते हुए देखती हैं तो पूरी तरह से बौखला उठती हैं और तुरंत ही प्रशांत जी को देखते हुए कहती हैं, आपको क्या जरूरत थी? मेरे बच्चे की जिंदगी में क्या कम परेशानी है जो ये अजीब सी परेशानी उसके सर पर लाद रहे हैं आप? उसे यहाँ बुलाने की क्या है जरूरत थी प्रशांत जी? प्रशांत जो कहते हैं, वो दोस्त है संजना का और उसकी जिम्मेदारी बनती है। संजना के पापा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि संजना अनाथ है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने परिवार की तरह मानता हूँ संजना और सविता जी को। सरला जी जो थोड़ा चिढ़ते हुए कहती हैं,
आपको मानना है तो आप मानिए, लेकिन मेरे बच्चे को इन सारे आलतू फालतू मामले से दूर ही रखिए आप। ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की के बारे में तो मुझे बात करने में भी शर्म आ रही है। और आप है कि मेरे बेटे। उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी अर्नव जो घूमकर अपनी मॉम को देखते हुए कहते हैं, और आपने कैसे मान लिया कि ये कैरेक्टरलेस लड़की है? हो सकता हो आप लोग इसके किरदार पर फालतू में शक कर रहे हो सकता हो कि इसकी कोई गलती ही ना हो सकता है ना कि ये मासूम हो और किसी दरिंदे ने इसके साथ ये सब कुछ किया हो। और ये बोल करके वो खड़े हो जाते हैं। वहीं सारे औरतों के मुंह पर तो एकदम से तमाचा पड़ गया था। अर्नव जो सारी औरतों से पूछते हैं, मान लीजिए अगर ये आप लोग में से किसी एक की बेटी होती तो क्या तब भी आप इसी तरह की बकवास करते और अपनी बेटी को अपने घर से बाहर कर देते, वो भी बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपनी बेटी की बात सुने? इतने देर से संजना के खिलाफ ही वहां पर बातें चल रही थीं। पहली बार संजना को किसी ने इस हद तक सपोर्ट किया था, वो भी उसके इस हालत पर। मगर उसे पता था कि अर्नव का क्या इंटेंशन है। मगर फिर भी अर्नव की बातें सुनकर के संजना के दिल में थोड़ी सी राहत मिली थी कि तभी वहां पर खड़ी सारी औरतें कहती हैं, जी हाँ, हम अपनी बेटी को बाहर कर देते अगर हमारी बेटी इस तरह का अपना मुंह काला करा के कहीं से आई होती तो। सरला जी भी अपने बेटे को समझाते हुए कहती हैं, देखो अर्नव, तुम झूठ में परेशान हो रहे हो बेटा। तुम्हें ना इन सारे मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर खड़ी सारी औरतें सही कह रही हैं। इस लड़की को ना अब उसका कुछ नहीं हो सकता। अब तो उसे शायद मर ही जाना चाहिए। जैसे ही सरला जी ने बोला था, प्रशांत जी जो सरला जी के बाजू को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, सोच समझ करके बोला करो तुम, या तो चुप ही रहा करो। अर्नव जो वहां पर खड़ी सारी औरतों से पूछते हैं, तो क्या यही सोल्यूशन है एक लड़की की जिंदगी का, कि अगर उसके साथ कोई कुछ गलत कर दे तो उसे मर जाना चाहिए? उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता लड़की के पास? उसमें से एक औरत जो कहती है, होता है ना बेटा, अगर वो लड़की की शादी किसी अच्छे घराने में हो जाए तो बस उसकी जिंदगी ठीक ठाक हो जाती है। वहीं सरला जी जो सविता जी से पूछती हैं, मगर ऐसी लड़की के साथ शादी करेगा कौन? कोई भी उसे हाथ तक नहीं लगाना चाहेगा। सविता जी का भी रोते रोते बुरा हाल हो गया था और वो संजना के हाथ को अपने पैरों से दूर करते हुए कहती हैं, चली जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना बेटा। जैसे ये संजना सुनती है, संजना की तो एकदम से आस ही टूट जाती है और वो खुद को संभाल ही नहीं पाती। वो बैठे बैठे ही डिसबैलेंस होकर के वो गिरने ही वाली होती है कि तभी अर्नव उसके सामने झुक करके उसके सर को अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। संजना जो अर्नव के कॉलर को कस के पकड़ते हुए रोते हुए कहती है, क्यों किया आपने मेरे साथ ये सब कुछ? क्या मजा मिला आपको ये सब करके? मेरा तमाशा बना के आप क्या साबित करना चाहते हैं? उसने ये बहुत ही धीरे बोला था कि किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मगर अर्नव को संजना के शब्दों की जरूरत नहीं थी उसके दिल का हाल समझने के लिए। वो उसे सबके सामने गले से लगाते हुए कहते हैं, दिखाना चाहता था तुम्हें कि एक लड़की की क्या औकात होती है। जब तक वो किसी अमीर इंसान से शादी नहीं कर लेती ना, तब तक उसकी जिंदगी यही होती है, कुछ भी नहीं। लड़कियों का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता संजना, जब तक या तो वो बहुत ही पावरफुल बन जाए या तो किसी अमीर लड़के से उनकी शादी हो जाए। संजना जो रोते हुए कहती है, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अर्नव जो उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हें लग रहा होगा शायद, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई से वाकिफ कराना चाहता था कि जिस घर परिवार के लिए तुम आज मरी जा रही हो, एक दिन वही तुम्हें खुद से अलग कर देगा, अगर डर समाज का हो तो। सरला जी जो अपने बेटे को इस तरह संजना के करीब देख करके एकदम से घबराना शुरू कर देती हैं और वो अर्नव को आवाज लगाते हुए कहती हैं, बेटा आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ से उठिए, और आपको तो बहुत ही काम होता है, अपनी मीटिंग वगैरह चेक करिए, शायद कोई मीटिंग आपकी छूट रही हो। वैसे भी यहाँ का मामला बहुत ही खराब है, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, आप जाइए यहाँ से। वहीं सविता जी भी संजना से कहती हैं, तुम भी निकल जाओ इस घर से, मैं तुम्हें अपने घर में जगह नहीं दे सकती, वरना एरिया तो ठीक है लेकिन मेरे बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। संजना, उसने तो कुछ किया भी नहीं है,
लेकिन सब लोग उसके ऊपर थूकेंगे कि उसकी बहन ने अपना मुंह काला करा लिया और फिर वो वापस आ गई। नहीं, मैं तुम्हारी वजह से अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। संजना जो रोते हुए अपनी माँ का पैर पकड़ते हुए कहती है, माँ मैं तो उसके लिए ही गई थी ना, मैं समर के लिए गई थी, उसके ऑपरेशन के लिए मदद मांगने गई थी मैं। वहीं पीछे से आवाज आती है, तो मदद मांगने गई थी या फिर अपने जिस्म को बेचने गई थी? जैसे ही अर्नव के कान में ये बात पड़ती है, वो झटके से घूम करके उस औरत को देखते हैं और अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बहुत स्ट्रिक्टली कहते हैं, बहुत हो गया आप लोगों का बकवास। अब अगर एक और शब्द संजना के खिलाफ किसी ने कहा ना, तो उसकी जुबान काट करके उसके हाथ में दे दूंगा मैं। और ये बोलते हुए वो चारों तरफ देखते हैं, यानी कि उनकी मॉम और डैड को भी। सरला जी जो अपना सिर नीचे झुकाते हुए धीरे से कहती हैं, मेरे बेटे को इन सब में नहीं फंसाना चाहिए था आपको प्रशांत जी, वो बहुत ही इमोशनल है। कि तभी सरला जी हिम्मत करते हुए कहती हैं, देखो बेटा, जब तक उस लड़की की अच्छी जगह शादी नहीं हो जाती, उस लड़की का जीना बेकार है और आप सब उसे गलत ही निगाहों से देखेंगे और उसकी जिंदगी अब खराब हो चुकी है, तो बेहतर होगा कि वो मर ही जाए। अर्नव जो तुरंत ही संजना की कलाई को जोर से पकड़ते हैं और उसे झटके से खड़ा करते हुए कहते हैं, आप लोग को यही लगता है ना कि संजना की अगर शादी नहीं हुई तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी? सारे लोग अपना सर हाँ में हिला देते हैं। वो सविता जी की तरफ घूमते हुए कहते हैं, और अगर कोई लड़का इससे शादी कर लिया तो क्या इसकी जिंदगी वापस वैसे ही हो जाएगी जैसे कि पहले थी? क्या आप उसे अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट कर पाएंगी? सविता जी जो कहती है, अगर समाज इसकी इज्जत करेगा तो मैं भी करूंगी, और अगर समाज नहीं करेगा तो फिर मेरी बेटी नहीं है ये, यही मान लूंगी मैं। अर्नव जो संजना को देखते हुए कहते हैं, यही है जिंदगी तुम्हारी, देखा ना तुमने, तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, पर डोंट वरी डार्लिंग, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। और वह सबके सामने ऐलान करते हुए कहते हैं, तो आज से आप लोग इसे संजना कहना छोड़ दीजिए। आज से मैं आप सबको इत्तला कर देता हूं कि ये मिसेस संजना अर्नवराज सिंघानिया है। सरला जी का तो एकदम से हार्ट ही फेल होने वाला था। वो झटके से अपने दिल पर हाथ रखते हुए एकदम से डिसबैलेंस हो जाती हैं। वहीं पीछे खड़े प्रशांत जी उन्हें संभालते हुए कहते हैं, सरला जी आप ठीक तो हैं? सरला जो एकदम से घबराते हुए कहती है, ये क्या बोल रहा है मेरा बच्चा, ये कहाँ फंसा दिया आपने उसे? नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकती, संजना जैसी घटिया लड़की मेरी बेटे की जिंदगी में नहीं। उन्होंने इतना बोला ही था कि अर्नव उनके सामने आते हुए कहते हैं, अब से संजना आपकी बहू है, आज रात हमारी शादी है और मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ। ये बोलते हुए अर्नव जो संजना की कलाई पकड़ते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। संजना जो एक बार मुड़कर अपनी माँ को देखती है और उनसे कहती है, एक बार मैं अपने भाई से मिल लेती प्लीज माँ। और ये बोल कर कि वो अर्नव से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। सविता जी जो कहती हैं, इस हालत में मैं तुम्हें अपने बेटे के सामने नहीं आने देना चाहती, वरना उसके सामने भी तुम्हारे बारे में इस तरह की बकवास वो सह नहीं पाएगा बेटा, प्लीज यहाँ से चली जाओ। संजना जो रोते हुए अर्नव के साथ चुपचाप आगे बढ़ने लगती है। उसके कदम जो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर वो यहाँ पर और देर रुकना नहीं चाहती थी। वो पूरी तरह से अब बिखर चुकी थी। अर्नव जो उसे लिफ्ट के अंदर ले ही आए थे कि संजना जो अर्नव के कॉलर को पकड़ के पहले तो उन पर बहुत ही नाराज होती है और बहुत ही चिल्लाती है और फिर हार करके उनके सीने से जाकर लग जाती है। अर्नव भी संजना के बालों को सहलाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं बिगड़ा संजना, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो जैसे ही संजना को लिफ्ट से बाहर ले जा रहे थे, लेकिन संजना की अब हालत एकदम से ठीक नहीं थी और वो उनके गोद में ही आकर के एकदम से डिसबैलेंस होकर गिर जाती है। अर्नव जो उसे अपनी गोद में उठा करके तुरंत ही गेट से बाहर आते हैं और अर्नव जो संजना को अपनी गोद में लेते हुए उसे अपनी कार के पास ले जाते हैं और अपनी कार का डोर ओपन कर देते हैं और संजना को उसी हालत में अपनी गोद में लिए अंदर आकर बैठ जाते हैं और रुद्र से कहते हैं, गाड़ी ड्राइव करो रुद्र।
रुद्र जो एकदम से घबराते हुए पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, कौन सी लड़की को उठा लाया तू? अर्नब जो सीरियसली कहते हैं, कम ऑन रुद्र, गाड़ी ड्राइव करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रुद्र जो तुरंत ही ड्राइविंग सीट पर आकर के गाड़ी ड्राइव करते हुए अर्नब के मेंशन की तरफ गाड़ी को लेते जाता है। थोड़ी देर में अर्नब का मेंशन भी आ जाता है। अर्नब जो संजना को अपनी गोद में लिए ही बाहर आते हैं और अपने मेंशन के अंदर चले जाते हैं। रुद्र भी उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। अर्नब जो अपने रूम के अंदर ले जाकर संजना को बेड पर आराम से लेटा देते हैं और तुरंत ही उसको पानी देते हुए कहते हैं, संजना उठो, उठो संजना, पानी पी लो। मगर संजना तो बेहोश थी। अर्नब जो संजना को देखकर उसके माथे पर अपना हाथ रखते हैं तो उसका माथा जो पूरी तरह से जल रहा था और उसका पूरा शरीर भी आग के लपटों की तरह तप रहा था। संजना की हालत देख करके अर्नब को पहले तो खुद पर ही गुस्सा आता है। वो ज़्यादा वक्त अपना बर्बाद नहीं करना चाहते थे और तुरंत ही रुद्र से कहते हैं, डॉक्टर को बुलाओ। मैं बुलाता हूँ विवान को। और ये बोल करके रुद्र जो तुरंत ही विवान को कॉल कर देता है। विवान जो अर्नब और रुद्र के काफ़ी क्लोज दोस्त थे, स्पेशली रुद्र के, क्योंकि अर्नब तो किसी के साथ भी दोस्ती रखना पसंद नहीं करते थे। थोड़ी देर में ही विवान जो उनके घर पर आ जाता है। संजना की कंडीशन देख करके वो अर्नब से बताता है उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है और साथ ही बॉडी काफ़ी वीक हो गई है। मैंने कुछ विटामिन्स वगैरह की गोली रिकमेंड की है, तुम उसे खिला दोगे तो काफ़ी बेहतर महसूस करेगी। वैसे है कौन ये लड़की? अर्नब जब विवान से कहते हैं, तुम्हारी फीस तुम्हारे अकाउंट में ऐड हो जाएगी, जा सकते हो तुम यहाँ से। और ये बोल करके वो तुरंत ही रूम के अंदर आ जाते हैं। वहीं विवान जो रुद्र को देखते हुए अपना कंधा उचकाते हुए कहता है, क्या अजीब इंसान है यार ये, मतलब ठीक से बात करना भी नहीं आता इसे। रुद्र जो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अर्नब राज सिंघानिया के साथ दोस्ती की है तो थोड़ा बेइज्जती सहने की आदत डाल लो बेटा। विवान जो कहता है, हाँ अच्छा किया बता दिया पापा जी, वरना मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा दोस्त कैसा है। महीने महीने बीत जाते हैं, बंदा कॉल तक नहीं करता मुझे। मन तो कर रहा है ना इसको, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, पहले पता लगाऊंगी ये लड़की है कौन। रुद्र जो हॉल एरिया में आते हुए कहता है, अरे आजा बैठ यहाँ पर, माने दे, वो खुद आकर के सब कुछ बताएगा, अभी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। वैसे उस लड़की को मैंने भी कहीं देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा कौन है वो। अर्नब जो संजना के सामने आकर बैठते हुए कहते हैं, आई एम सो सॉरी, मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम बहुत हर्ट हो रही हो संजना, बट मैं क्या करूं, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। तुम्हें रियलिटी दिखाने के चक्कर में भूल गया था कि तुम कितनी नाजुक दिल की लड़की हो। तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता था मैं, पर अफसोस मुझे करना पड़ा। और ये बोलते हुए वो उसके गाल पर धीरे से सहलाते हुए उसके चेहरे के करीब आते हुए उसके फोरहेड को किस करते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे नफरत करना चाहता हूँ संजना, प्लीज़ मुझे करने दो, प्लीज़ मेरी कमज़ोरी मत बनो। और ये बोल करके वो उसको ब्लैंकेट उड़ा करके आराम से सुला देते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। वहीं बाहर बैठ करके विवान और रुद्र जो ड्रिंक करते हुए आपस में बातें कर रहे थे और गॉसिप का टॉपिक कोई और नहीं बल्कि अर्नब राज सिंघानिया ही थे। अर्नब जो गुस्से में नीचे आते हुए कहते हैं, यहाँ पर बार खोल रखा है तुम लोगों ने, क्या फालतूगिरी मचा रहे हो यहाँ पर। विवान जो अर्नब का हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बैठाते हुए कहता है, अरे बैठिए साहबजादे, क्या हो गया आपको और कौन सी लड़की उठाकर लेकर आए हो? मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हारे ये सब भी अंदरूनी शौक चल रहे हैं। मानना पड़ेगा रुद्र, बड़ा छुपा रुस्तम निकला ये अर्नब। अर्नब जो अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाते हुए काउच पर थोड़ा लीन होते हुए अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, वैसे ही मेरा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है, क्या चाहते हैं विवान, एक दो थप्पड़ खाना है या प्यार से यहाँ से निकल रहे हो तुम लोग? रुद्र और विवान दोनों कहते हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, और वैसे भी हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम हमें सारी बातें नहीं बता देते कि आखिर ये लड़की है कौन और माजरा क्या है। डायरेक्टली अपने रूम में ले जाकर के लिटा दिया उसे। क्या करने वाले हो और ऐसा क्या कर रहे थे जो उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई? वहीं रुद्र भी कुछ सोचते हुए कहता है, वही तो मैं सोचूं कि आखिर अंकल आंटी को इसने फार्म हाउस क्यों भेज रखा है। पता है क्या बहाना दे करके भेजा उन लोगों को कि अब तो आपका बेटा आ गया, अब तो सारा बिजनेस वगैरह वही संभाल लेगा, तो प्रशांत जी और सरला जी को ना छुट्टी पर रखा है इसने। विवान जो रुद्र के साथ ड्रिंक चेयर्स करते हुए कहता है,
वैसे सब समझ में आ रहा है, यहाँ वेकेशन जो मनाना है सर जी को, अब मम्मी पापा के साथ तो मनाएंगे नहीं। और वो उसके कंधे पर मारते हुए कहता है, वैसे गलत बात है, शादी से पहले हनीमून तो नहीं बनाना चाहिए यार अर्नब तुझे, इतना भी डेस्परेट होना ठीक बात नहीं है यार। विवान और रुद्र इसी तरह से अर्नब को टीज कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ऊपर से लगातार संजना के चिल्लाने और रोने की आवाज शुरू हो जाती है और साथ ही कुछ कांच के सामान भी टूटने की आवाज आ रही थी। अर्नब जो तुरंत ही बिना देरी किए अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं। विवान और रुद्र भी अर्नब के पीछे पीछे आने लगे थे। अर्नब जैसे ही रूम के अंदर आते हैं वो देखते हैं कि उनके रूम की हालत पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। संजना जो सारा सामान इधर उधर फेंके जा रही थी और जोर जोर से रोते हुए चिल्लाए जा रही थी। अर्नब जैसे ही आते हैं, संजना जो साइड टेबल के वास को ले जाकर के उनके सर पर ही मारने वाली होती है कि तभी अर्नब उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो, लग जाएगा संजना। संजना जो कहती है, तो लग जाने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपको मेरी हालत से फर्क नहीं पड़ता मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। आपको लगना चाहिए, आपको तकलीफ होनी चाहिए, जिस तरह से आपने मुझे तकलीफ दी है। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने आपका, क्यों किया आपने मेरे साथ ये सब कुछ। और ये बोल करके वो जोर से वास को नीचे फेंकती है और उनके कॉलर को जोर से पकड़ने लगती है। वहीं अर्नब जो देखते हैं कि पूरे फर्श पर खून के निशान बने हुए थे। अर्नब जो तुरंत ही संजना को बिना देरी के अपनी गोद में उठा करके उसे काउच पर ले जा करके बैठाते हैं और संजना के पैरों को अपने हाथ से छूने लगते हैं। संजना के पैरों में बहुत सारे कांच के टुकड़े तक चुभ चुके थे, मगर संजना को उन तकलीफों का जरा भी एहसास नहीं था। उसके दिल में तकलीफ का बवंडर खड़ा हो चुका था और उतना दर्द उस छोटे मोटे दर्द को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था। अर्नब जो उसके पैर को अपने घुटने पर रखते हुए कहते हैं, ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी, और बाल कैसा कर लिया तुमने, खुद को हर्ट क्यों कर रही हो तुम। संजना जो कहती है, अब यही तो करना बचा है मेरी जिंदगी में, खुद को ही हर्ट करना है मुझे। देखा नहीं किस तरह से सारी आंटी लोग कह रही थी कि मुझे मर जाना चाहिए, एक्चुअली सही कह रही थी वो। और वो झटके से अपना पैर अर्नब के हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, मुझे मर जाना चाहिए। और ये बोल करके वो एक कांच का टुकड़ा नीचे से उठाती है और अपने गर्दन पर ले आकर के खुद को चुभाना शुरू कर देती है। अर्नब जो झटके से संजना के हाथ से उस कांच के टुकड़े को लेते हुए उसे वार्न करते हुए कहते हैं, खबरदार, जो आइंदा से अपने आप को तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो, ये हक सिर्फ मेरा है और तुम मेरे हक को छीन नहीं सकती। और ये बोलते हुए वो संजना की गालों को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, काम डाउन संजना, कुछ भी नहीं बिगड़ा अभी तो ये शुरुआत है। संजना जो उनको खुद से दूर करते हुए कहती है, और कितनी बर्बादी चाहते हैं आप मेरी, मुझे नहीं पता आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन प्लीज भगवान के लिए मुझे चैन से मर तो जाने दीजिए। आइए जानते हैं आखिर क्या करना चाहते थे अर्नब उसके साथ, जानते हैं आखिर क्या करना चाहते थे संजना के साथ अर्नब। क्या सच में वो संजना के लिए जिंदगी भर एक विलन बनकर रह जाएंगे, या फिर उनका इरादा संजना की जिंदगी को ठीक करने का था। आइए जानते हैं क्या था उनका एक्चुअल इंटेंशन संजना को लेकर, और सुनते रहिए डबल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।